ये कार आपको महसूस नहीं होने देती है कि ये इतनी बड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू था। पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं दोस्तों, आप लोगों ने ही कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं। मैनुअल में लगा के इसको पैडल शिफ्टर्स के साथ कई जगह ऐसा हुआ कि लद्दाख में मुझे चलाना पड़ा। रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा इशू इस गाड़ी के साथ लोगों को है। एज अ कंप्लीट पैकेज ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। पूरा ऑल इंडिया ट्रिप बहुत अच्छे से मेरा बीता और अब वो ख़त्म हो गया है। और साथ ही ग्लॉस्टर को अब लौटाने का समय आ गया है। मैंने एमजी में कॉल किया था, वो भैया अभी दोपहर में आने वाले हैं। तो अभी मैं फटाफट तैयार हो गया कि उससे पहले मैं चलूँ अपनी हैरियर को उठा लूँ। मैंने अपने सिस्टर के यहाँ उसको पार्क किया था, मुझे लगा था थोड़ा बहुत चल लेगी, लेकिन उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। तो अब चलते हैं वहाँ पे, पहले हैरियर को पिक करेंगे और ताकि कुछ सामान उसमें भी जो कार के अंदर का है वो ट्रांसफ़र करना होगा। दूसरा, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरा 20,000 किलोमीटर का एमजी ग्लॉस्टर के साथ एक्सपीरियंस था वो कैसा है। तो भाई मैंने कैब बुला ली है, अब कैब से निकलते हैं हैरियर को लेने के लिए। तो भाई ये खड़ी है अपनी हैरियर बेसमेंट में। साफ़ सफाई तो बढ़िया हो गई है यार। अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अपनी हैरियर में बैठ गया हूँ और देखो साफ़ सुथरी एकदम चमचमाती हुई, क्योंकि जाने से पहले मैंने इसकी सर्विस करवा रखी थी 30,000 वाली। और अभी क्योंकि ये 29,000 ही चली है, लेकिन बड़ा ही ट्रांजिशन हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि अभी तक मैं 2.5 महीने तक ग्लॉस्टर को चला रहा था और इसमें जैसे ही बैठा तो समझ में नहीं आया गियर कैसे लगाऊं। मतलब ऑटोमेटिक ये भी है, वो भी ऑटोमेटिक है, लेकिन थोड़ा सा एक जो पैटर्न होता है ना वो आपका चेंज हो जाता है। और इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इधर है इंजन का और उसमें इधर आता था। तो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें डेली ड्राइव होती थी, तुरंत बैठे तुरंत ऑन किए और चल दिए, और बीच में रास्ते में रुक रहे हैं, तो ड्राइविंग टाइम जो कार में था वो ज़्यादा बीतता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ड्राइविंग इंप्रेशन की अगर हम बात करें तो जब मैं हैरियर में बैठा तो हैरियर की स्टीयरिंग बहुत हार्ड महसूस हुई, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। हालांकि अब टाटा ने इस कमी को दूर कर दिया है। जो नई उनकी फेसलिफ्ट वाली अभी हैरियर आई है और सफारी आई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कर दी है, तो अब वो स्मूथ हो गई है, लाइट हो गई है। और चलाने की जैसी बात रही तो ग्लॉस्टर क्या है, इतनी बड़ी गाड़ी फील नहीं होती थी। बहुत स्मूथली आप ईजिली कह लो कि कहीं भी मोड़ सकते थे। हैरियर में एक चीज़ है कि इतना ईजिली तो नहीं मोड़ सकते, लेकिन हैरियर जो है वो स्टेबल महसूस होती है। मतलब एकदम जैसे रोड पकड़ के चल रही है, एकदम ठोस टाइप का फील आता है। डोर भी मैंने ओपन किया ना तो थोड़ा सा वो मजबूती जो टाटा की है ना वो भाई फील होती है। तो ये एक ऐसा इंप्रेशन, हालांकि इन दोनों कारों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, बट जो ड्राइव इंप्रेशन मेरा था इतने दिन 2.5 महीने से मैं ग्लॉस्टर चला रहा था और अब अपनी हैरियर चला रहा हूँ, तो वो जो आया वो मैं आपसे सोचा शेयर कर लूँ। तो भाई हमारा ऑल इंडिया रोड ट्रिप सक्सेसफुल रहा। और आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि भाई जो 20,000 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं गाड़ी, उसमें ग्लॉस्टर ने कैसा परफॉर्म किया। बहुत से लोगों का मेरा ये सवाल था कि मेरे से कि भाई आप बता दो ग्लॉस्टर का माइलेज क्या है, कैसा 4x4 काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ आज हम अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं एक एक चीज़ पॉइंट्स मैंने क्योंकि अपने मोबाइल में नोट कर रखा है, तो वो आपको बताते हैं। क्योंकि ये जगह मैंने इसलिए दोबारा सेलेक्ट की है क्योंकि यहीं से जब मेरा पहला शूट मैंने करवाया था, जब ये जर्नी शुरू होने वाली थी, जब कार हमारी रैप हुई थी, तो यहीं से हमने शुरू किया था। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई पहाड़ी पे कैसा परफॉर्मेंस था। तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी पे कार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी बल्की गाड़ी है। कॉर्नर्स पे, टर्न्स पे और जहाँ पिकअप की ज़रूरत पड़ रही थी, हाँ मोमेंटम का आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गाड़ी बड़ी है और लगेज भी हमारा बहुत सारा था, तो हैवी थी, इसलिए वो चीज़ आपको ध्यान रखने का। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, जैसे खारदुंगला पे मैं वहाँ पे गया था जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ पे इंसान को भी सांस लेने में दिक्कत होती है, वहाँ गाड़ी को भी हो रही थी। तो मुझे कई बार मैनुअल में लगा के इसको पैडल शिफ्टर्स के साथ कई जगह ऐसा हुआ कि लद्दाख में मुझे चलाना पड़ा, वहाँ पे थोड़ी सी लैकनेस लगी। लेकिन ये जो समस्या थी ये बहुत सारी गाड़ियों के साथ वहाँ पे होती है, तो आपको ध्यान रखना रहता है कि मोमेंटम का रहे। दूसरा, पिकअप बहुत अच्छा था गाड़ी का, लेकिन वही जो मैं आपको जिस पॉइंट पे बोला ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा था। कई बार एक्सेलेरेटर में दबा दे रहा तो धीरे धीरे जब उसको पावर मिल रही थी 1,500 RPM 1,000 RPM ऊपर जा रही, तब उसको सडन एक बूस्ट मिल रहा था। तो इनिशियल पिकअप जो है वो थोड़ा सा कम था पहाड़ों पे। इसके अलावा अगर आप बात करें गियर का परफॉर्मेंस, गियर अल्टीमेट काम किया भाई, इतना स्मूथ गियर शिफ्ट इसका है। हाईवेज़ पे तो अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया और पता नहीं लग रहा था कार में कहीं गियर शिफ्ट हो रहा है। जहाँ एक्सेलरेट करो डाउन शिफ्ट भी बड़ी स्मूथली हो रहा था और उसके बाद
तुरंत ही वो पिकअप भी कर ली थी। इसके अलावा एक पॉइंट और मैंने नोट किया है, बॉडी रोल। ये पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं दोस्तों, आप लोगों ने ही कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं। हो सकता है इसमें किसी ने सवाल ना पूछा हो, छूट जाए, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि 2.5 महीने 20,000 किलोमीटर्स मैंने चलाया। एक तरह से जो बॉडी रोल का था उसकी कोई मेरे को शिकायत नहीं लगी। ओवरटेकिंग में भी, पहाड़ी पे भी, जिस हिसाब से गाड़ी है उस हिसाब से कोई बॉडी रोल नहीं है। इससे छोटी गाड़ियाँ होती है उसमें ज़्यादा बॉडी रोल रहता है। मैं किसी का नाम नहीं कोट करूँगा। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू था, वो भी जो फ्रंट व्हील दोनों है उसके बीच का जो पार्ट है वो थोड़ा सा नीचे है। तो वो आपको उन्हीं जगहों पे ध्यान देना था। जैसे लद्दाख में हम जब चल रहे थे, जहाँ पे थोड़ा सा टायर के निशान बन जाते हैं और बीच में रोड उड़ जाती है, वहाँ पे आप अगर केयरफुली चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट और स्पेस की, भाई स्पेस तो इतना है इस गाड़ी में, इतना है कि हम 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे, चारों का सामान 2 महीने के हिसाब से भरा था। उसके बाद इनफैक्ट कल अनमोल ऑस्ट्रेलिया के लिए जब निकल रहा था, उससे पहले मेरे को मिला तो वो बोल रहा था कि भैया अगर मेरे पास ये गाड़ी होती ना तो मैं तो और सामान भर लेता। अगर हम ये इस ट्रिप पे ऐसे ये ले जाते तो 4 बंदों का भी लगेज आ सकता है पीछे, इतनी जगह है। तो स्पेस की कोई दिक्कत नहीं, कंफर्ट भी अल्टीमेट है इस गाड़ी का। मतलब मैं वन ऑफ द बेस्ट कंफर्ट बोलूँगा इस सेगमेंट की एसयूवी का। आप इसके टायर पे मत जाइएगा, व्हील जो है वो तो बड़े हैं, 19 इंचेस मिलते हैं, लेकिन जो टायर की चौड़ाई है ना, इसके कंपैरिजन में कई गाड़ियाँ हैं जिनके टायर चौड़े होते हैं, लेकिन उतना चौड़ा नहीं है, लेकिन आपको कहीं जर्क नहीं महसूस हुआ। ख़राब रास्ते जो थे उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक जो होता है ना सडन थर्ड, वो नहीं था इस गाड़ी में, सॉफ्ट सस्पेंशन था, तो ये एक अच्छा पॉइंट था। माइलेज की मेरे से कई लोगों ने बात की कि भाई माइलेज कितना दे रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि हमें ले साइड में जब पहाड़ियों पे हम टिपिकल चल रहे थे वहाँ पे ये हमें माइलेज दी है 8-9 के बीच का। जब प्लेन सरफेस पे चल रहे थे 11, 12, 13 तक भी कुछ माइलेज में देखा जब मैंने शराफत से चलाई। जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा माइलेज को लेके वो 10 से 11 के बीच में रहा, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए एक परफेक्ट माइलेज कहलाएगा। उसके अलावा अगर हम आपको हाईवे कंफर्ट की बात करें तो हाईवे पे यार स्पीडिंग करने में ना इसको मज़ा आता है। जो वो 212 हॉर्स पावर है ना और 500 मीटर न्यूटन टॉर्क जो है इसका, वो आपको समझ में आता है कि इस गाड़ी में वो पावर है। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है ओवरटेक करने की, एक्सेलरेट करने की, आप तुरंत करो, तुरंत डाउन शिफ्ट तुरंत रुकती है। तो आपको कहीं ये महसूस नहीं होता इतनी बड़ी गाड़ी। मैं अभी अपनी हैरियर में जब स्विच किया तो मुझे हैरियर इतनी छोटी लग रही थी और थोड़ी सी टफ ड्राइव लग रही थी। ये इतनी बड़ी है, ईजी ड्राइव है, तो ये फ़र्क है इस गाड़ी का। उसके अलावा स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई स्टीयरिंग परफॉर्मेंस जो इस गाड़ी की है वो भी मेरे को इतनी स्मूथ लगी। जो अभी मैं हैरियर वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, हैरियर में भी हालांकि अब हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हटा के पावर स्टीयरिंग ऑटो इलेक्ट्रॉनिक वाली आ गई है। तो स्टीयरिंग आपको, एक तो इसका स्टीयरिंग जो बनाया है ना वो भी बड़ा छोटा सा बनाया है, तो वो भी बड़ा हैंडी लगता है। तो वो भी चीज़ बहुत अच्छी थी कि स्टीयरिंग आप तुरंत वो करो। और वो जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये कार आपको महसूस नहीं होने देती है कि ये इतनी बड़ी है। जब आप चलाते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कमांडिंग पोजीशन है, जो आगे का व्यू है वो आपको प्रॉपर दिखता है इस कार में कि भाई कहाँ क्या आ रहा है, रोड पे क्या है, ये सारी चीज़ इसमें अच्छी है। और इसके अलावा 4x4 का एक्सपीरियंस मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, कई लोगों ने मेरे से पूछा भाई 4x4 कैसा परफॉर्म किया। तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका जो इंटेलिजेंट 4x4 है वो वास्तव में इंटेलिजेंट है। कई जगह पे इसी सेगमेंट की गाड़ियाँ, मैं फिर से नाम नहीं कोट कर रहा हूँ, इसी सेगमेंट की गाड़ियाँ जिस जगह पे निकल रही थी उनके व्हील स्पिन हो रहे थे, भाई इसके एक बार भी व्हील स्पिन नहीं हुए। आराम से स्मूथ, जैसे बोलते हैं ना क्रॉल करते हुए ये चढ़ गई। तो वो था। हाँ ये ज़रूर है, जैसे सैंड ड्यून्स में वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जब हम रेगुलर एक सर्कल बना रहे थे कि ये हुआ थोड़ा अच्छा शॉट बनाएं, थोड़ा सा सैंड जो बालू है उसको उड़ाएं। तो वहाँ पे इसका थोड़ा सा रेगुलर जब हम चल रहे थे तो एक गैप बनता है। रेत में जब आप किसी चीज़ पे बार बार टर्न करेंगे तो वो धीरे धीरे जगह बनती जाती है, उसमें एक गाड़ी नीचे की तरफ से लग गई, तो वहाँ पे गाड़ी ये स्टक हो गई थी। लेकिन ओवरऑल 4x4 आप देखो यार, हर कोई हमेशा ऑफ रोडिंग ही नहीं करता है, ठीक है। ऑफ रोडिंग करनी है तो बहुत ऑफ रोडर व्हीकल्स हैं, फिर ऑफ रोडिंग के हिसाब से आप अपनी कार को कस्टमाइज़ भी करवाते हैं। जैसे इसमें नॉर्मल हाईवे टायर्स लगे हैं, लोग जिसको ऑफ रोडिंग करनी है फिर ऑल टेरेन टायर्स डालते हैं। तो उस हिसाब से जो एक बेसिक कार है, मतलब जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, उस हिसाब से बढ़िया परफॉर्म की, कहीं मेरे को कोई लैकनेस नहीं लगी। अब एक पॉइंट आता है फ़ीचर्स की। तो भाई फ़ीचर्स की बात कर रहे थे, मुझे लगता है फ़ीचर्स लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस कार में
मतलब ये जिस प्राइस ब्रैकेट में और जो इसके सेगमेंट में जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड ग्लॉस्टर है। तो फीचर्स की कहीं कोई ऐसी कमी नहीं लगी। टच स्क्रीन बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहा था। एडास की ज़रूर मैं बात करूँगा कि मैंने एक बार एडास ऑन किया कुछ रील वील बनाने के लिए। वैसे तो मैं एडास पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ी देर चलाया, मुझे लगा मैं कहा भाई मैं ही चलाऊंगा इस गाड़ी को, कोई और नहीं चलाएगा, कोई सिस्टम इसको नहीं वो करेगा। तो एडास अपनी अपनी पसंद है। देखो कंपनी का काम है फीचर देना, कंपनी ने फीचर दे दिया, जिसको इस्तेमाल करना है वो करे, जिसको नहीं करना है ना करे। भाई मैं तो उनमें से हूँ जो नहीं करता हूँ। उसके अलावा सर्विस की बात रही तो सर्विस मैंने इसको एक जो इसकी 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी वो करवाई। सर्विस का कॉस्ट आता है इसका 10,000 किलोमीटर लगभग 20,000 के आसपास आता है, और मुझे लगता है कि अपने सेगमेंट में ठीक ठाक है। यही रेंज रहती है जो सर्विस कॉस्ट आती है। बहुत कारों के सब आसपास ही है। जैसे मैं अपनी हैरियर की भी करवाता हूँ तो 15,000 करीब जाती है, ये उससे बड़ी गाड़ी है 20,000 करीब जा रही है। तो जनरली जो सर्विस कॉस्ट है वो ऐसा मैटर नहीं करता और ना ही बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो भी पॉइंट्स है मुझे लगता है ग्लॉस्टर को लेके वो मैंने कवर कर लिया। और जो मेरा 2.5 महीने का ड्राइव एक्सपीरियंस रहा, 20,000 किलोमीटर्स का, रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा इशू इस गाड़ी के साथ लोगों को है। मेरा जो डाउट है वो तो क्लियर हो गया, और मुझे लगता है जो लोग अगर मेरे ट्रिप को पूरा फॉलो किए होंगे उनको ये इशू क्लियर हो गया होगा कि लोग बोलते हैं भाई चाइना का कंपनी है, चाइना का माल है, चाइना का माल है। भाई चाइना का माल ना बहुत चला और आगे भी चलेगा जिस हिसाब से, क्योंकि मैंने कोई परहेज़ नहीं रखा भाई, बढ़िया अच्छे से चलाया गाड़ी। जहाँ पे कार को जितनी ज़रूरत थी पुश करने की उतना पुश भी किया, चाहे वो पत्थर हो, रेगिस्तान हो। उसके अलावा मैंने तो सी में भी चलाया इस कार को यार, मतलब समुद्र में, वहाँ पे भी कार ने मस्त परफॉर्म किया। तो कहीं कोई ऐसी कार की तरफ से मुझे शिकायत नहीं आई कि मैं जो चाह रहा हूँ वो कार डिलीवर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। भाई कार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब मेरे से कोई पूछता है एज अ कंप्लीट पैकेज ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि भाई बहुत ज़्यादा आप ऑफ रोडिंग एक क्या होता है, हर कोई हमेशा नहीं करता है ऑफ रोडिंग, लेकिन आप एक बड़ी एसयूवी का अगर आपको अपनी फैमिली के लिए लेना है और शहर में भी चलाना है और 6-7 लोग इसमें बैठने हैं, तो इससे कंफर्टेबल इस सेगमेंट में कोई एसयूवी नहीं है। ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप टाटा महिंद्रा को क्यों नहीं प्रमोट करते। भाई मैं खुद हैरियर यूज़ कर रहा हूँ। बात प्रमोशन की नहीं होती, बात होती है अगर कोई सही प्रोडक्ट है तो उसके बारे में आपको बताना, लेना ना लेना आपका डिसीजन है भाई, पैसा आपका है, ज़बान मेरी है, मैं बताऊंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने एकदम क्लियर कट आपसे शेयर किया है। तो भाई अब ग्लॉस्टर की विदाई हो गई, बाय बाय भैया, गई अपनी ग्लॉस्टर भाई, ये रही अपनी हैरियर। तो भाई आज का व्लॉग अब ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्ट रहा आप लोगों की तरफ से, और पूरा टूर मेरा ऑल इंडिया बहुत अच्छा रहा। इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो मैं कुछ आगे भी प्लान कर रहा हूँ, अब कुछ इंटरनेशनल प्लान करूँगा। फ़िलहाल अभी उसमें टाइम है, अभी लोकल 1-2 जगह और कैंपिंग वैम्पिंग करने का प्रोग्राम है, लेकिन अभी कुछ घर के काम है जो 2 महीने से मैं बाहर था, तो उसको पहले निपटा लूँ और फिर देखते हैं नेक्स्ट मंथ कुछ प्लान करते हैं, तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज का व्लॉग फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.